मोदी सरकार द्वारा 5 जून को लाए गए किसानों के लिए 3 अध्यादेशों के बारे में हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनका रिएक्शन जान रहे हैं उन 3 अध्यादेशों के बारे में। उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं कुंवर नरेंद्र सिंह, जो मथुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में और किसानों के लिए काफ़ी समय से आंदोलित रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल करूंगा इन 3 अध्यादेशों के बारे में कि ये किस प्रकार से किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। मुझे तो नहीं लगता, एक तो ये गुपचुप तरीके से जो एक गजट हुआ है, ये मैं समझता नहीं हूँ इसकी अभी इतनी जल्दी आवश्यकता थी। इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, लोकसभा में लाना चाहिए था, राज्यसभा में से पास कराना चाहिए था और इस पर बहस होती। बहस में क्या होता है, भले ही विपक्ष है कमज़ोर मान लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ विचार आते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। हो सकता है इसमें कुछ नए एडिशंस किए जाते, ऑल्टरनेशंस किए जाते, इसमें कुछ नए डायरेक्शंस मिलते, वो डायरेक्शन किसान के लाभ के लिए होते। लेकिन चूँकि भारत देखिए कृषि प्रधान देश है, आज भी 70-75% जनता ग्रामीण अंचल में रहती है। तो जो भी नीतियां हैं या जो भी सरकार द्वारा उठाई गई कदम है वो किसानों के हित के लिए उठाए जाते हैं। लेकिन ये जो कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है एग्रीकल्चर का, ये मैं नहीं समझता अभी इस देश में संभव है। मतलब मंथन होता तो अमृत विष कुछ भी निकल सकता था। मंथन होना ज़रूरी था। इसको एकदम चुपचाप एकदम बीच में लाके, जब कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में इसको राष्ट्रपति जी से दस्तखत, अब राष्ट्रपति जी तो इन्हीं के हैं, अब वो इन्होंने बना के भेज दिया, उन्होंने तो आँख बंद करके दस्तखत कर दिए। इसका कहीं प्रसारण भी नहीं हुआ, ना पब्लिकेशन हुआ, ना इसका कोई नोटिफिकेशन हुआ, डायरेक्ट गजट करके और ये 3 अध्यादेश ले आई। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी इस पर बहस की ज़रूरत थी क्योंकि ये बड़ा अहम मुद्दा है। इन तीनों में से जो मैं एक बिल जो से स्टार्ट करना चाहता हूँ वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जी। तो इसमें क्या होता है कि सरकार जो चीज़ें इस एक्ट के अंदर आती हैं उनके उत्पादन पर, उनकी बिक्री पर, उनकी कीमत पर और उनकी आपूर्ति पर, यानी कि सप्लाई पर अपना नियंत्रण रखती है। तो जो चीज़ें इसके नियंत्रण से बाहर जाएंगी, इस एक्ट के दायरे से बाहर जाएंगी, उन पर से सरकार का नियंत्रण हट जाएगा, यानी कि उसकी बिक्री पर, उसकी कीमत पर, उसके उत्पादन पर, उसके स्टोरेज पर, उसकी आपूर्ति पर। तो इसमें से सरकार ने अनाज, दालें, आलू और प्याज और कुछ ऐसी चीज़ें, उनको इससे बाहर निकाल दिया है और कहा है कि इससे हमारा नियंत्रण अब हट गया है, तो इससे किसान को फ़ायदा होगा, वो उसको महंगे दामों पर बेच सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? कैसे बेचेगा किसान? ये तो देखिए आवक की बात है। मैंने देखा है आलू का, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आलू का 3 साल ट्रेंड रहता है हायर साइड में। जैसे इस साल आलू बहुत महंगा बिकेगा, फिर 3 साल घट में जाता है, तो उसका कोई लाभ 1 वर्ष तो मिल जाता है। लेकिन किसान तो इसमें तो बल्कि गवर्नमेंट को कंट्रोल रेट रखना चाहिए, जिससे कि किसान के प्रोडक्ट, आलू ही नहीं, लाहा है, गेहूँ है और आपका धान है, शुगर केन है। शुगर केन के लिए अगर आप देखें तो इधर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी शुगर केन होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, वहाँ तो श्वेतकारी संगठन है बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे ये कपास बहुत होता है। तो उन सबके सरकारी रेट नियंत्रण में लागू होने चाहिए, वो नहीं होते। स्टॉक की लिमिटेशन हटा दिए, व्यापारी जितना चाहे स्टॉक कर सकता है। नहीं तो होर्डिंग को आप बढ़ावा दे रहे हो, फिर क्या फ़ायदा हुआ? ये तो आप एक तरह से जो पूंजीपति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो होर्डिंग करेंगे इसकी। किसान स्टॉक करके महंगा बेच सकता है, कभी कैसे बेचेगा? उसको ज़रूरत है पैसे की, उसकी लड़की की शादी है, मकान बनाना है, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा देना है, सोसाइटियों का कर्जा वापस करना है, खाद बीज का पैसा, वो सस्टेन नहीं कर सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, किसान को उसकी उपज का मूल्य उसी वक्त अगर अच्छा मिल जाएगा तो क्यों होर्डिंग करेगा? आप उसे क्यों बढ़ावा दे रहे हैं कि वो स्टोर करे? स्टोर तो आप भी कर रहे हो, उनसे खरीद के आप भी तो स्टोर करते हो। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ना हम पे खाद्यान्न की कमी है, ना हम पे रिजर्व में पैसे की कमी है, ना हमें किसी चीज़ की कमी है। अगर ये कोरोना साल भर भी चलेगा तो हम सरकार उसको लिए करने में सक्षम है, दे सकती है। किसान का फसल उसी वक्त बिक जाए, उसी श्रृंखला में एक बिल लेके आए हैं ये लोग, और बिल का नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। हिंदी में बताएं तो मूल्यों के आश्वासन, उनकी सेवाओं के कारणों के लिए किसान का सशक्तिकरण और उनका संरक्षण, इस नाम से बिल लाए हैं। बिल में क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। किसान अपनी फसल के लिए एग्रीमेंट करेगा किसी व्यापारी के साथ, जिसमें पूर्ण में ही मतलब पहले ही बताया जाएगा कि किस प्राइस पर हम इस फसल को बेचेंगे, क्या क्या उसकी गुणवत्ता होगी,
क्या क्या स्टैंडर्ड की क्वालिटी रहेगी और एंड में फिर उसको दे देगा और विद इन 3 डेज उसको पेमेंट करना है। अच्छा है किसानों के लिए। किसान की तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो उसकी आपको प्रोडक्ट का फिक्स मूल्य और गवर्नमेंट खरीद होनी चाहिए, तभी किसान को फायदा होगा। लेकिन आप ओपन मार्केट में बेच दोगे, किसान कहाँ लिए फिरेगा? रिटेलर थोड़ी है किसान। किसान तो एक बहुतायत में जब उसके नाज होता है तो उसको ले जाके मंडी सहारा है उसके पास। अब वो दुकान लगा के थोड़ी बैठेगा, जो आपको इस बिल को लाने की अभी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं समझता हूँ ये किसानों के हित में नहीं है ये। तो एंड में जाकर क्वालिटी पर बात बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिगड़ेगी, क्योंकि मौसम फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल बिगड़ेगी। क्वालिटी रखे पानी के दिन ज़्यादा दिन रखा रहे तो धान खराब हो जाता है। पिछली बार आपको याद होगा कि रोग लग गया था धान में 2 साल पहले, तो उस वक्त बड़ा हल्ला का मचा साहब किसानों ने। तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मैं एक गांव में उनके पहले बाद वो पहुँचे, बाद में तो बोले साहब मंत्री जी आए थे, यो कह गए ये मत बताना रोग से मरी है फसल, ये कहते हैं ना अतिवृष्टि पानी में डूब गई थी इसलिए फसल डूब गई, तो तुम्हें इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। उनने झूठ भी बोला और 1 रुपया मिला नहीं। तो किसान का तो हर तरफ से मरना है। किसान को न तो उसका मूल्य रिटेल मूल्य मिल रहा, न उसका स्टॉकिस्ट को कोई दे रहा, न उसको सरकार कोई कोऑपरेट कर रही। अब आप ये देखिए कितना, देखिए इसमें बजट में एक और है, इसमें मुर्गी पालन भी है, फिशरी भी है, इसमें पोल्ट्री भी है और पिगरी भी है, इसमें कई चीज़ें दी हैं, मैंने पढ़ा है इसको। तो इन सब के प्रोडक्ट को लाइव स्टॉक की भी बातें हैं, तो इन सबको कैसे आप सस्टेन करोगे? और लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी दे रही है, मैंने सुना है फिशरी में तो बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल। तो आप अगर बेनिफिट देना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में मैक्सिमम रेटों में बिके, तभी किसान उसको गवर्नमेंट ये तभी संभव होगा, तभी किसान को लाभ होगा। इन बजटों को लाने से कुछ नहीं होगा किसान का फायदा। और अगर ऐसी स्थिति में जब किसान की फसल खराब हो गई और प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट है तो किसान किसी और को नहीं बेच सकता। तो अंत में आके जब लॉस होगा तो क्या गवर्नमेंट उसको खरीदेगी? इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। देखिए आपको मालूम होगा इसमें इंश्योरेंस का भी प्रोविजन है। कितनों को मिलता है इंश्योरेंस से पैसा? हमने तो किसी किसान, मैं खुद किसान हूँ साहब, बाप दादों के ज़माने से खेती, मेरे तो फादर हॉर्टिकल्चर में थे, ग्रैंडफादर ने सियालकोट से, वहाँ से राजकोट से उन्होंने एग्रीकल्चर डिप्लोमा किया था जी। तो हम लोग तो उसी खानदान के हैं, उसी परिवार के हैं जहाँ खेती आज भी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है ना कि हम देखिए, हमारे ग्रैंडफादर कहा करते थे, बचपन में हमें ध्यान है कि जब तक किसान 3 फसलें नहीं करेगा तब तक उसको फ़ायदा नहीं होगा। पहले तो रबी और खरीफ 2 ही थी, फिर दलहन तिलहन का हुआ प्रोडक्ट शुरू। अब धान से सरवाइव कर रहा है किसान, लेकिन धान में रोग लग जाता है या उसका रेट कम हो जाए। आपकी लोगों का ये अनुमान है कि 1000-1200 ही बिकेगा धान। लाह इस वक्त 5000 रुपये कुंटल है, इस वक्त लाहे का रेट 5000 रुपये कुंटल है और गेहूँ 1500 बिक रहा है। तो ऐसी कोई पॉलिसी बननी चाहिए। इनको बजट, ये जो गजट किया है इन्होंने, अध्यादेश जो लाए, ये मैं समझता हूँ जल्दबाजी में लाए और किसान विरोधी है। मैं आपको एक किस्सा बता दूँ। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब जॉर्ज बुश थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, तब विश्व में मंदी का दौर था। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो ये पूछा उन्होंने, इनको बुलाया था शायद वहाँ पे अमेरिका, उन्होंने कहा भाई मनमोहन सिंह जी ये बताइए कि आज पूरे विश्व में मंदी है, अमेरिका जैसा देश मंदी के दौर से गुजर रहा है और आपके यहाँ इस पर कोई, आपका GDP आज भी 7 और 8 चल रहा है, 9 चल रहा है जी। तो मनमोहन सिंह ने ये कहा था, मुझे याद है, आप चाहें तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे यहाँ का किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल, तो किसान की तो बहुत बड़ी, आज भी ये माइनस होती 70 GDP जो आज 23.90 है, वो दीजिए। अगर कोरोना में किसान पॉजिटिव नहीं होता तो सही बात। तो ये हमारी स्थिति देश की है। तो किसान को अब दिक्कत क्या है, ये योजनाएं जो बनती है ना, प्लानिंग जो होती है, ये दिल्ली के अट्टालिकाओं में बैठ के बनती है, वातानुकूलित अट्टालिकाओं में। ग्राउंड जॉब तो होता नहीं है इसमें, फीडबैक लेते नहीं ग्राउंड से ये लोग। वहाँ बैठ गए साहब IAS PCS नेता बैठ गए, कोई 8वीं है, कोई 10वीं है, कोई 12वीं है, कोई किसी सर्कल से है, कोई किसी सर्कल से है। वो लोग बैठ के पॉलिसी तय कर लेते हैं, उसका लाभ सीधा जनता को
जाता। यही नहीं, और आप देख लीजिए जितनी भी योजनाएं हैं, एक वो ढबाकरा योजना थी, किसानों के कुटीर उद्योग के लिए बहुत योजनाएं लागू की गई। मृदा कार्ड बनवाया, कितने लोगों को हुआ जी। आज डूडा से मकानों को बनने कितने लोगों को मिला, भीड़ लगी रहती है। अब मैं गया था एक दिन तो बोले साहब पैसा ही नहीं है। सिर्फ अखबार में ऐड देने से, टीवी पे, आज योगी जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को 12वें नंबर पे ले आए, अब 1 नंबर पे आ जाएगा। सिर्फ कोरी बातों से देश और प्रदेश नहीं चलेगा। धरातल पे हमको सच्चाई को जानना पड़ेगा, धरातल पे किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। सिर्फ गजट कर देने से, बजट में प्रोविज़न कर देने से, अब आप बताइए 1,70,000 करोड़ रुपया तो पहले बैंक से निकाल लिया, उससे रिजर्व बैंक से 70,000 करोड़ रुपया अब निकाल लिया, तो तुम तो अब रिजर्व खा रहे हो भैया। चलिए अब हम तीसरे एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि मंडियों में किसानों का अनाज पे दिक्कत आती है। उस दिक्कत को हटाने के लिए गवर्नमेंट बिल लेकर आई है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य के अध्यादेश के नाम से अध्यादेश है। उनका कहना है कि कोई भी आदमी जिस पर पैन कार्ड है वो किसान का माल खरीद सकता है, और उस पर जैसे मंडियों में टैक्सेस होता है उसमें वो टैक्स भी नहीं होगा। तो क्या इससे धीरे धीरे करके मंडी सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाएगा? और जब मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि ये मंडी रहेंगी और ये कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ताकि किसान का आमद बढ़े, तो जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो क्या एक वक्त बाद ऐसा वक्त नहीं आएगा कि ये लोग खरीदते समय किसान का शोषण करेंगे? यही लोग जो आज एक एक किसानों का तो शोषण अब भी हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जो सरकारी रेट पे किसान बेचने जाता है वो कितने लोग बेच लेते हैं। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग बेच लेते हैं, कुछ सिफारिश के लोग बेच लेते हैं। कभी आप जाइए वहाँ कह देंगे कि हम पे बारदाना नहीं है, कभी कहेंगे कि नाप तोल बाट नहीं है, कभी कह देंगे कि साहब CCL नहीं आई हमारी अभी। तो किसान पड़ा रहता है 6-6 दिन 8-8 दिन पड़ा, डांस खाते रहते हैं उसे मच्छर, वो पड़ा रहता। कुछ बेचे आते हैं, फिर कुछ हार थक के आड़तियों को बेच देते हैं, कोई 1500 में, कोई 1600 में, कोई 1700 में। जी, अब आप क्या चाहते हैं एंड में? नहीं, हम तो ये चाहते हैं साहब सीधी कि कृषि प्रधान देश है, कृषियों की नीतियाँ जो बने वो सकारात्मक हों और ऐसी हों जिससे लाभदायक हों, जिससे किसान को डायरेक्ट फ़ायदा मिले, बिचौलियों को फ़ायदा न मिले, इन एजेंसियों को फ़ायदा न मिले। वो कमाई करें तो गवर्नमेंट से करें, किसान से न करें। और किसान को अगर पूरा देखिए, खाद बीज के रेट देख लीजिए आप, उसके कीटनाशक दवाइयों के रेट देख लीजिए आप, किसान आसमान छू रहे हैं। आपके इनके जुताई बुबाई के रेट समझ लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह ने उस वक्त वो भेज लगाना पासी जो थी वो माफ़ कर दी थी, उससे तो चलिए थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन और उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने, न तो स्टेट ने और न केंद्र ने किसानों को कोई बेनिफिट नहीं दिया, मेरी समझ में तो नहीं दिया। नाली रजबहाओं, नहरों की सफाइयाँ नहीं हुई टाइम पे, किसानों को सिंचाई में बड़ी दिक्कत आती है। वो तराई के इलाके हैं वो डूब जाते हैं जी। उनको मुआवजा मिलने में साल भर लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। तो किसान अपनी आर्थिक तंगी में जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किसान के लिए सरकार को एक अलग से आयोग बनाना चाहिए और वो बैठ के प्लानिंग करे बाकायदा, और उसमें जो किसान संगठन है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। नॉलेजेबल लोग जो हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं, ज्ञानी जो हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, उन लोगों को शामिल किया जाए और उसका पॉलिटिकाइजेशन नहीं हो, राजनीतिकरण नहीं हो उसका। जब टैक्सेशन संबंधी कोई भी ऑर्डिनेंस आता है या बिल आता है तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उन वो बुलाए जाते हैं। तो जब एग्रीकल्चर के लिए बिल या अध्यादेश लाते हैं तो बुलाए जाते हैं। किसान विशेषज्ञ है ना किसान, उन्हें क्यों नहीं बुलाते आप? कई हमारे संगठन है, उनको बुलाया जाना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, तब एक जिस देख लेना। जो आपने बात कही कि मंथन के बाद अमृत निकलता है, तो मंथन तो होता ही नहीं है। यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो रही है, जो आपने लागू कर दिया वही चालू हो गया। किसी ने, मैं पढ़ रहा था, लोकतंत्र को रॉकतंत्र बनाने का हो रहा है साहब। आज आप देखिए, आप लोग तो भी स्वतंत्र हैं, नहीं तो बड़ी मीडिया देखिए आप किस तरह से कर रहे हैं। अब मैं ये टॉपिक हट जाएगा, नहीं तो मीडिया ने तो इस वक्त देश को बिल्कुल एक तरफा कर रखा है। जो वो कहते हैं उसी को सत्य मानो, उनका तो कहना ये है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। तो आप 3 जो अध्यादेश आए हैं 5 जून को, उस पर आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह, जो पूर्व में मथुरा से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके विचार सुन रहे थे। और मैं आपसे भी इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहता हूं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप इन चीज़ों को खुद पढ़िए
किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर फेसबुक की पोस्ट से अपना कोई भी विचार मत बनाइए, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष के भी कोई भी फॉरवर्ड हो। आप उन चीज़ों को खुद पढ़ें, आपको नहीं मिलती हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसका PDF फॉर्मेट भेज सकते हैं। उसके बाद अपनी राय रखिए, क्योंकि सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जब कोरोना जैसी महामारी में जब देश हर तरफ हर सेक्टर डूब रहा था, तो कोरोना एग्रीकल्चर ने ही हमको पॉजिटिव ताकत दी, जिसके कारण हम आज सस्टेनेबल हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर भी बर्बाद हो जाएगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारी आबादी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो हमारे इस मुहिम को आगे पहुँचाने के लिए हमारे इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, ताकि ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे एक सही प्लेटफॉर्म पर और किसानों के हित की बात उनके लिए उठाई जा सके। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, धन्यवाद।